गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय हम पढ़ रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इस समय हमारा चल रहा है रेडिएशन का टॉपिक। और रेडिएशन में मैं आज आपको बताऊंगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है और इस चैनल का नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं इस समय पढ़ा रहा हूं आपको फिजिक्स। तो चलिए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज का वीडियो मेरा रेडिएशन का तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में। और फिर इसी लॉ की हेल्प से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो है एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए जो है हेडिंग डालिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इस लॉ को आज हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने अभी रेडिएशन में यह पढ़ा है कि जब कोई बॉडी हमारी जो है हीटेड होती है, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है, तो वो क्या करती है, अपने से जो है हीट रेडिएट करती है चारों तरफ एटमॉस्फेयर में। ठीक है, या जो कूल होती है तो वो हीट को रिसीव करती है। ठीक है, ये चीज हमने जो है पढ़ी है। अब देखिए बच्चों, ये कितनी हीट रेडिएट करती है, कितनी हीट रेडिएट करती है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, ये बताया हमको स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन ने। ठीक है, इन दोनों का ये काम था, इन्होंने ये बात बताया। ठीक है, तो इन्होंने जो बात बताई वो सीधे सीधे ये बताई कि जो हमारी हीट रेडिएट होती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके टेम्परेचर के पावर 4 के बराबर। ठीक है, इसके टेम्परेचर के पावर के 4 के बराबर। मतलब क्या हुआ कि हीट रेडिएटेड, देख लीजिए, हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू द 4 पावर। ठीक है, और ये बात बच्चों हम कह रहे हैं एक प्योर ब्लैक बॉडी के बारे में, एक प्योर ब्लैक बॉडी के बारे में हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया इसका एक्सप्रेशन। बच्चों अगर देखा जाए तो जो है हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम है वो हमारा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A इंटू टी की पावर 4। इस तरीके से बच्चों ये हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके इक्वल टू लगाते हैं तो हमारा आ जाएगा Q बाई टी इज इक्वल टू सिग्मा A टी की पावर 4। इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। Q बाई टी को बच्चों हम कहते हैं पावर, तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पावर जितना रेडिएट हो रहा है वो होगा बच्चों हमारा सिग्मा A टी की पावर 4। इस तरीके से हमारा निकल के आएगा और यही बच्चों हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है एक सिग्मा और सिग्मा एक हमारे पास है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसको बच्चों हम कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री के की पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो है वैल्यू होती है। ये हमारा जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये इसकी होती है वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमको जो है बताई गई कि हमारा अगर एक ब्लैक बॉडी, प्योरली ब्लैक बॉडी हमारा जो है टी टेम्परेचर पे है तो उससे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो निकलने वाला रेडिएशन होगा वो उसके टी टेम्परेचर के पावर के जो है 4 के बराबर होगा। ये इन्होंने इस तरीके से बनाया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर एक बात और, इसके बाद जो अगले स्टेप की बात आई, सपोज करिए कि सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे पास T0 है। क्या है, T0 है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है हमारा T0 और T है हमारा टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो उस कंडीशन में बच्चों इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और देखिए क्या चेंज होता है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक, देखिए क्या हुआ कि इस कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपको रेडिएशन के पहले चैप्टर में बताया था कि कोई भी बॉडी जो होती है वो हमारी जो है हीट जो है रिसीव भी करती है और जो है इमिट भी करती है और हर टेम्परेचर पे करती है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, जब हमारा एक ऐसा सराउंडिंग मिलेगा जिसका टेम्परेचर T0 है और उस बॉडी का टेम्परेचर जो है
T होगा तो बच्चों देखिए हीट जो एमिट करेगी या जो पावर जो वो जो है ट्रांसमिट करेगी वो होगी हमारी सिग्मा A T की पावर 4, और जो पावर जो रिसीव करेगी, इसको हम इस तरीके से पावर रिसीव लिख देते हैं, वो बच्चों हमारी होगी सिग्मा A T नॉट की पावर 4, इस तरीके से होगा। तो हमारा जो नेट पावर जो इमिट होगा वो बच्चों हो जाएगा P माइनस पी आर। तो यहां बच्चों इस तरीके से आ जाएगा सिग्मा A T की पावर 4 माइनस सिग्मा A T नॉट की पावर 4, इस तरीके से, और यहां पे आ जाएगा सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4। ये हमारा आ जाएगा पावर नेट जो हमारा इमिट हो रहा है उस कंडीशन में, जबकि हमारा जो है यहाँ पर जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर हमको T नॉट दे रखा है। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन भी हमारा जो है बच्चों हो गया प्योरली ब्लैक बॉडी के लिए। ये हमारा जो है आ गया जो Q बाई टी हम इसको कह लें या पावर कह लें, वो आ गया, वो ब्लैक बॉडी के लिए हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए फॉर ए बॉडी अदर देन ब्लैक बॉडी। अब समझिए कि हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जो कि ब्लैक बॉडी नहीं है। ठीक है, ब्लैक बॉडी नहीं है और उसका भी टेम्परेचर है कुछ, और उस कंडीशन में जो है वो हमारी कुछ हीट इमिट कर रही है या रिसीव कर रही है। तो बच्चों इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, इसमें सिर्फ इतना आ जाता है कि अगर हम सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं लेते हैं तो क्या होता है Q बाई टी, यानी कि पावर क्या होगा वो हो जाएगा हमारा एक फैक्टर रहता है इमिसिविटी सिग्मा A T की पावर 4। ठीक है, इमिसिविटी क्या होता है, इमिसिविटी क्या होता है ये मैंने जो है रेडिएशन के पहले वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताया। इमिसिविटी बच्चों होता है, इमिसिविटी होता है इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ये हमारा होता है इमिसिविटी। तो इमिसिविटी यहां से मल्टीप्लाई हो जाता है उस बॉडी के लिए जो कि हमारी ब्लैक बॉडी नहीं है। ये तब हुआ और जब बच्चों यदि हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है हमारा T नॉट, तो उस कंडीशन में यही फार्मूला हमारा बदल जाता है P इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4। ये हमारा इस तरीके से हो गया पूरा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर आकर के सारे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की पूरी कहानी हमारी खत्म हो गई। अब बच्चों हम एक टर्म की बात करेंगे और वो है हमारा सिग्मा, जो कि होता है हमारा स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो एक नया फिजिकल कांस्टेंट है जो आज हमारे सामने पहली बार आया है। ठीक है बच्चों, इसकी बात मैं करूंगा बच्चों इसके बेसिकली इसके यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। ठीक है, वैल्यू जो होती है उसकी तो जो फिक्स है वो तो होती है, यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में मैं इसकी बात करूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए फार्मूले के हिसाब से क्या आया था, वो ये आया था Q बाई टी इज इक्वल टू सिग्मा A T की पावर 4, यानी अगर हम सिग्मा निकालें तो वो हमारे पास आ रहा है Q बाई A T एंड T की पावर 4। ये हमारे पास आ गया स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है हमारी 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर माइनस 4। ठीक है, और इसमें जो है कई किताबों में कई न्यूमेरिकल्स में 6 भी इसको एज्यूम कर लिया जाता है। एग्जैक्टली वैल्यू यही है, 6 भी एज्यूम करके कुछ सवाल किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो हम लिखते हैं SI यूनिट ऑफ सिग्मा, यानी कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, Q होगा बच्चों हमारे पास जूल में, ठीक है, A होगा मीटर स्क्वायर में, टाइम होगा सेकंड में, और टेम्परेचर होगा बच्चों केल्विन में, इसकी पावर 4। तो हमारे पास इस तरीके से आ गया जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, जूल पर सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर 4। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जूल पर सेकंड मीटर की पावर -2 केल्विन की पावर -4। और बच्चों जूल पर सेकंड हमारा होता है वाट, तो ये हो गया वाट मीटर पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। ये बच्चों होता है हमारा SI यूनिट ऑफ सिग्मा।
SI यूनिट ऑफ सिग्मा, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। CGS यूनिट अगर हम इसकी निकालेंगे, CGS यूनिट ऑफ सिग्मा निकालेंगे तो बच्चों वो आ जाएगी हमारी अर्ग, ठीक है, अर्ग पर सेकेंड, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4, इस तरीके से आ जाएगा। आ गया हमारे पास CGS यूनिट ऑफ सिग्मा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके निकालते हैं डायमेंशन। बच्चों मेरा यूनिट एंड डायमेंशन पे हमेशा जोर रहता है, क्योंकि चाहे हमारा एग्जामिनेशन बोर्ड का हो, नीट का हो या IIT का हो, उसमें से कम एक क्वेश्चन, अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन हमारा यूनिट एंड डायमेंशन पे जरूर आता है। और यूनिट एंड डायमेंशन हमारा एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जो हमें एक दिन में नहीं आ सकता। इसलिए मैंने इसका जो तरीका जो अपनाया है वो है कि जो नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आए उसकी यूनिट डायमेंशन वहीं देख के उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक साथ पढ़ेंगे तो कभी नहीं आने वाला, दिमाग में कंफ्यूजन पड़ेगा और फिजिक्स लगने लगेगी कठिन। तो मेरा यही सजेशन है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ें, कोई चैप्टर पढ़ें, उसमें नई फिजिकल क्वांटिटी आए तो उसका यूनिट एंड डायमेंशन वहीं आप डेराइव कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जामिनेशन में करने में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। यूनिट SI यूनिट ऑफ सिग्मा जो है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है, डायरेक्ट ऐसे आया है कि ये क्या होता है, कई बार आ चुका है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो बच्चों ये हमारा हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा यूनिट। अब बच्चों हम निकालते हैं इसका डायमेंशन। तो देखिए हमारा डायमेंशन ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होगा, चलिए उसको निकालते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होगा, नोट करिए, डायमेंशन ऑफ, ठीक, डायमेंशन ऑफ सिग्मा, देखिए क्या होगा। यह सबसे पहले हम डायमेंशन ऑफ क्यू रखेंगे जो कि एनर्जी होती है, वो हो जाएगी ml² t की पावर -2, इस तरीके से नीचे, इसके नीचे आएगा ए होगा एरिया को हम L से, ये होगा L की पावर 2, T हो गया सेकंड, और सेकंड को हम T से लेते हैं, टाइम का डायमेंशन T होता है, इस तरीके से ले लिया। अब बच्चों ये आया टेम्परेचर, और यहीं पे होती गलती क्या होती है बच्चों, जल्दीबाजी में टेम्परेचर को भी हम T लिख देते हैं, अधिकतर स्टूडेंट T लिख देते हैं, उसको कर देते हैं और हो जाता है गलत। बच्चों टेम्परेचर का जो डायमेंशन होता है वो K के फॉर्म में लिखा जाता है, केल्विन, ठीक है, इस तरीके से आ गया ये। अब बच्चों इसको कैलकुलेट कर देंगे तो फाइनली जो आएगा वो आएगा हमारा m t की पावर -3 और k की पावर -4, ये होगा इसका डायमेंशन। इसको आप नोट कर लीजिए, डिराइव करना सीख लीजिए। एनर्जी का या हीट का क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फोर्स से निकल जाता है, और पूरी बात डायमेंशन की जानने के लिए आप मेरा जो है डायमेंशनल एनालिसिस का वीडियो देखना चाहें, अगर आप सीखना चाहते हैं तो, और नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये हमारी पूरी बात हो गई स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों इस लॉ का यूज करके अब हम डेराइव करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो है एक्सप्रेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सप्रेशन, जो मैंने जो है पिछले जो है वीडियो में छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा एक तो लंबा हो रहा था, दूसरी बात है मैंने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपको जो है सिखाया नहीं था, इसलिए उसको वहां करने से कोई फायदा नहीं था। तो चलिए अब बच्चों हेडिंग डालिए, बच्चों यहां पे हेडिंग डालिए, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग by using Stephen's बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है बच्चों। ये हमको डिराइव करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सप्रेशन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का यूज करके, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारा जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमारा dQ/dt, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस, ये हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बच्चों यहां पर क्या आएगा, ये आ जाएगा dQ/dt, और यहां पर एक कांस्टेंट आया था
और T माइनस टी नॉट, इस तरीके से इसकी वैल्यू आई थी। ये हमारा है पूरा जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसमें कहा गया था कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड एटमॉस्फेयर, बॉडी एंड सराउंडिंग भी कह सकते हैं उसको। ये था, अब इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आपको एक बात बताई है, अभी एक बात बताई थी आपको कि जो है हमारा जो है कोई बॉडी जो है हमारा रेडिएशन इमिट करती है जबकि उसका टेम्परेचर T है, टेम्परेचर उसका T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट है, तो किस हिसाब से इमिट करती है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस dQ/dt इज इक्वल टू इमिसिविटी सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4, इस तरीके से ये हमारी जो है इमिट करेगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर क्या है, T माइनस टी नॉट क्या है, वो है हमारा डेल्टा T यानी टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस है। अब देखिए यहां से हम क्या लिखें, अगर हम लिखें तो T इक्वल टू बच्चों हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा T प्लस टी नॉट, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, T को लिख सकते हैं बच्चों। T की ये वैल्यू हम वहां पे रख देते हैं और देखते हैं हमारा क्या आता है। तो बच्चों हमारे पास जो आया वो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस dQ/dt इज इक्वल टू एमिसिविटी सिग्मा A, और T की जगह हमने रख दिया बच्चों डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा T नहीं, T की जगह हम रख देते हैं T नॉट प्लस डेल्टा T, इस तरीके से लिख दिया, इसकी पावर 4 और माइनस T नॉट की पावर 4। ये हमारे पास आ गया एक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसमें से क्या करते हैं, इसमें से हम एक काम करते हैं कि इसमें से कॉमन लेते हैं हम T नॉट, तो T नॉट की पावर 4 हमने कॉमन लिया, तो आ गया 1 प्लस डेल्टा T अपॉन T नॉट की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4, हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, तो आ गया एमिसिविटी सिग्मा A T नॉट की पावर 4, ये आ गया इस तरीके से। अंदर बचा क्या, 1 प्लस डेल्टा T अपॉन T नॉट की पावर 4 माइनस जो है 1, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब बच्चों मैंने जैसे आपको बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के वीडियो में कि हमारा जो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड होता है लो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा T हमारा जो है कम होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहां पर, एक होता है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम होता है बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम, और वो थ्योरम क्या कहता है, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, अगर हमारा x छोटा है, यहां पर जो है डेल्टा T छोटा होता है, इसलिए इस थ्योरम को हम यहां पे अप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, वो आ जाएगा एमिसिविटी सिग्मा A T नॉट की पावर 4, ठीक है, 1 माइनस 4 डेल्टा T अपॉन T नॉट, ये इस तरीके से आ गया बच्चों, ये प्लस रहेगा, 1 प्लस था, माइनस 1 ये आ गया, 1 से देखिए 1 कट गया, हमारे पास जो बचा वो ये बचा 4 एमिसिविटी सिग्मा A, ठीक है, T नॉट की पावर 4 डेल्टा T अपॉन T नॉट, ये आ गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 एप्सिलॉन सिग्मा A, और ये बच्चों हो जाएगा हमारा T नॉट क्यूब इंटू डेल्टा T, और ये आएगा हमारा बच्चों माइनस dQ/dt। ठीक है, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब जरा इसकी करते हैं एनालिसिस। देखिए 4 कांस्टेंट, एमिसिविटी कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, A कांस्टेंट, T नॉट कांस्टेंट, T नॉट हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो सब मिलाकर के हो गया कांस्टेंट, तो हमारे पास आया माइनस dQ/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको K मान लेते हैं, और वो आ गया डेल्टा T। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं KT माइनस T नॉट, ये हो गया डेल्टा T, और ये हमारा आ गया। तो बच्चों यही हमारा जो ये एक्सप्रेशन था, देखिए यही हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे इसी तरीके से प्रूव कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा हो गया डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाय यूजिंग द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है बच्चों, रेडिएशन का जो हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसमें बच्चों 4 चीज होती है। सबसे पहले होती है कि हमारा रेडिएशन क्या है, उसको पढ़ लिया, उसके टेक्निकल टर्म पढ़ लिए।
ठीक है, एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, इमिसिविटी, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। उसके बाद आता है बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फिर उसके बाद आता है हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और फिर उसके बाद आता है हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सारे लॉ बच्चों आपस में एक दूसरे के ऊपर बंधे हुए हैं, सब में एक दूसरे का कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, मैं वीडियो इसलिए अलग अलग बना रहा हूं ताकि आपको बात धीरे धीरे अच्छी तरीके से समझा सकूं। ठीक है, तो अलग अलग ना करके अलग अलग एक सीखने के बाद जो है फिर आप मिला करके देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, मैच करके देख लीजिएगा, और इस टॉपिक से बच्चों क्वेश्चन जरूर आता है और इजी आता है। सबसे अच्छी बात है कि जरूर आता तो है, इजी भी आता है, आप आसानी से कर लोगे, बशर्ते आपका पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, एक बात बच्चों मैं आपको और बताना चाहता हूं कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के इस प्लेलिस्ट में मैंने सबसे पहला जो वीडियो बनाया है वो बनाया है इंट्रोडक्शन टू थर्मल फिजिक्स, और उसमें मैंने आपको ये बता रखा है कि आप थर्मल फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ें। थर्मल फिजिक्स में हमारे 3 चैप्टर आते हैं। नंबर 1 आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स, और फिर आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, इसको एक सिस्टम से पढ़ा जाता है, तीनों चैप्टर का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं होता और वो इस चैप्टर का कंसेप्ट इसमें, इसका उसमें, इसमें कर देते हैं और रहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान। तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने पहला वीडियो बना रखा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के प्लेलिस्ट में, जिसका नंबर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 00। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको फायदा डेफिनेटली होगा, और अगर आप नहीं देखते हैं बच्चों तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां पे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब चलिए देखते हैं कि हमारे इसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, और देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो बच्चों आ चुका है IIT 97 में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी लोग बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट और IIT की, वो इस चैप्टर को कवर जरूर करें, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता जरूर है और इजी बहुत होता है, आपके नंबर बिल्कुल पक्के होंगे। तो देखते हैं बच्चों कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर रेडियस 450 वाट पावर एट 500 K। ठीक है, इफ द रेडियस वेयर हाफ एंड टेम्परेचर डबल्ड व्हाट वुड बी द पावर रेडिएटेड। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, इस तरीके से टेम्परेचर है इसका 500 K, और ये 450 का जो है 450 वाट का पावर रेडिएट कर रहा है। अब इसके जो है रेडियस को कर देते हैं हाफ, मैं बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, रेडियस देखिए 12 था 6 हो गया, और टेम्परेचर इसका डबल कर देते हैं, यानी 1000 K इसका कर दिया टेम्परेचर। तो पावर ये कितना रेडिएट करेगा ये पूछा गया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन देखिए IIT 97 में आया हुआ है। ठीक, तो देखते हैं किस तरीके से होगा। तो बच्चों पावर यानी कि Q/T, ठीक है, इसकी जो वैल्यू थी वो थी जो है इमिसिविटी सिग्मा A और T की पावर 4। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये हमारा हो गया, ये फार्मूला इसमें लगेगा, ये कंसेप्ट इसमें लगेगा। तो बच्चों इसको, इस कंडीशन को हम मान लेते हैं P1, तो P1 इक्वल टू हो गया इमिसिविटी सिग्मा A1 T1 की पावर 4, और बच्चों इसको हम मान ले T दूसरी कंडीशन, तो इसमें पावर हमारा P2 रेडिएट हो रहा है, और यहां पे होगा हमारा एप्सिलॉन सिग्मा A2 और T2 की पावर 4। ठीक है बच्चों, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, P2 डिवाइडेड बाई P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन सिग्मा A1 और T1 की पावर 4। इस तरीके से हो गया बच्चों। देखिए ये हमारा कॉमन चीज है, कट जाएगा। आप करते हैं इसको, तो देखिए P2 हमें निकालना है, तो P2 हो गया P2, और ये हो गया हमारा 450 वाट बराबर A1। देखिए A2 हमारा क्या होगा, वो होगा पाई R स्क्वायर, तो R हमारा सेकंड केस में है 6 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देते हैं, और T2 है हमारा बच्चों 1000 K, इसकी पावर हो गई 4। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां पे आया पाई 12 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया हमारा 500 K, इस तरीके से 500 की पावर 4। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, हमारा P2 निकल आएगा। तो देखते हैं हमारा सॉल्व करने पे क्या आ रहा है। देखिए ये गया कट इस तरीके से, ठीक है,
ये हमारे पास कट गया इस तरीके से, और हमारा आया P2 डिवाइडेड बाई 450 बराबर, ठीक है, ये आ गया 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12, ठीक है, 12 इंटू 12 इंटू ये आ गया बच्चों, देखिए हमारे पास आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 500 की पावर 4, इस तरीके से हम लिख देते हैं बच्चों। तो देखिए ये हमारा कट गया इस तरीके से, और ये आ गया 2, और ये कट के आया 2, ठीक है, इस तरीके से आया, और यहां पे आया 1/2। तो देखिए हमारे पास यहाँ इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो आ रहा है P2 डिवाइडेड बाई 450, वो आ रहा है 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1। देखिए ये 2 आया, ये 4 बार हो जाएगा बच्चों। देखिए इसमें से 2 कट गया ऐसे, तो जो P2 आया बच्चों हमारा, P2 आया 450 इंटू 4, यानी कि हो जाएगा ये 1800 वाट। ये होगा बच्चों पावर रेडिएशन इन सेकंड कंडीशन, जब इस स्फीयर का जो है रेडियस हाफ कर देते हैं और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। बच्चों टेम्परेचर बढ़ने से हमारा जो है पावर डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करता है। तो बच्चों इन 4 ऑप्शंस में से इसका जो है चौथा वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है, ये होगा बच्चों इसका आंसर। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल हमको जो है फॉर्मूला लगा करके कंपेयर कर देना था, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो भी आईआईटी में आया हुआ। तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन हमारा आईआईटी 2012 में आ चुका है, और क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से हमको दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है कि हमारे पास जो है 3 आइडेंटिकल प्लेट है, इस तरीके से 3 आइडेंटिकल प्लेट है हमारे पास। इनका मटेरियल और क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एरिया ये सब बराबर है, ठीक है। अंतर क्या है, अंतर है इसके टेम्परेचर में। इसका टेम्परेचर है 2T और इसका टेम्परेचर है हमारे पास 3T, इस तरीके से दे रखा है। अब ये जो है हीट रेडिएट कर रहे हैं, और इनके बीच में जो प्लेट है इसके बीच में, उसका टेम्परेचर हमको पता नहीं है। वो क्या करता है कि हमारा इधर से भी हीट रिसीव करता है, इधर से भी हीट रिसीव करता है, जो ये दोनों प्लेट जो है रेडिएट कर रहे हैं। तो हमको ये बताना है कि बीच वाले प्लेट का टेम्परेचर हमारा क्या होगा, ये हमको बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से समझिए, हमारे पास 3 आइडेंटिकल प्लेट है, सेम मटेरियल के, सेम साइज, सब कुछ बराबर है। इसका टेम्परेचर 2T है, इसका टेम्परेचर 3T है। ये दोनों हीट रेडिएट करते हैं, जिसको ये रिसीव करता है, ठीक है। और इनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कम नहीं होता है। तो हमसे पूछा है कि बीच वाली प्लेट का जो है टेम्परेचर क्या होगा जब इक्विलिब्रियम हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन होएगा कैसे, इसमें एक पॉइंट है और वहीं पे आकर के गलती होती है। देखिए क्या हुआ, सपोज करिए इधर से हीट जाएगी जिसको ये रिसीव करेगा, और इधर से हीट जाएगी जिसको ये रिसीव करेगा। सपोज करिए इधर से H1 हीट जा रही है, इधर से H2 हीट जा रही है, सॉरी इधर से H3 हीट जा रही है। H3 ले लेते हैं, तीसरे नंबर की प्लेट है, इसको हम ले लेते हैं प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, और इधर से H1 हीट यही जा रही है, इधर से H3 हीट जा रही है, जिसको ये रिसीव करता है, ठीक है। और सपोज करिए उसके कारण जो है इसकी हीट हो जाती है हमारे पास H2, ठीक, ये हुई बात। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है कि इसके दोनों सरफेस एरिया पे हीट पड़ रही है, और इसके एक सरफेस एरिया की हीट ये रिसीव कर रहा है। जो इधर से हीट निकल रही है, जो एखे से जाएगी वो वेस्ट हो जा रही है, इधर से जो निकल रही है H1 वो वेस्ट हो जा रही है। तो क्या होगा कि इन दोनों के एक सरफेस एरिया की हीट ये रिसीव कर रहा है, और अपने दोनों सरफेस एरिया पे रिसीव कर रहा है। तो बच्चों क्या हुआ, इसका जो एरिया है वो 2A है जो हीट रिसीव कर रहा है, और इसके ए एरिया से जो हीट निकल रही है वो इधर जा रही है, और इसके भी ए एरिया से जो हीट निकल रही है वो इधर जा रही है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो कहानी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी बच्चों, ये होगी कि H2 इज इक्वल टू H1 प्लस H3 ये आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया इस तरीके से। तो बच्चों हमारा जो हीट होगी, ठीक है, H2 क्या होता है, H होता है हमारा Q/T हीट करंट, इसको पावर भी कह सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, H1, H2, H3 निकाल करके इस इक्वेशन में रख देना, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं कि हमारा H1 H2 H3 क्या है। तो सबसे पहले बच्चों लिखते हैं हम H1 हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, ये होगा Q बाई टी हो जाएगा हमारा H1, Q1 बाई टी रख लें इसको, तो ये होगा हमारा एप्सिलॉन सिग्मा यानी स्टीफन कांस्टेंट A और T की पावर 4, ठीक है, ये होगा। तो देखिए क्या होगा, H1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा A, T है हमारा 2T, तो 2T की पावर 4, ये हो गया। अब बच्चों जो तीसरी प्लेट है उससे जो रेडिएशन हमारा निकल रहा है वो क्या होगा, H3, वो हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन सिग्मा A 3T की पावर 4, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए H2 क्या होगा वो देखिए, H2 होगा बच्चों, इसका जो एमिसिविटी सिग्मा हो एप्सिलॉन होगी, स्टीफन कांस्टेंट एरिया बच्चों यहां डबल लेंगे क्योंकि इसका ये सरफेस भी हीट रिसीव कर रहा है और ये वाला भी रिसीव कर रहा है, तो बच्चों यहां पर जो है एरिया डबल हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन में हमारा जो है पॉइंट था। टेम्परेचर हम सपोज कर लेते हैं T0 है और इसकी पावर 4, इस तरीके से हो गई। बच्चों हम क्या करते हैं, H1 H2 H3 की वैल्यू इसमें रखते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या इक्वेशन बन रही है हमारी, H2 इक्वल टू H1 प्लस H3, इस तरीके से बन रही है। तो H2 हमारा क्या है, वो ये है एप्सिलॉन सिग्मा 2a T0 की पावर 4 बराबर, ये आ गया एप्सिलॉन सिग्मा A 2T की पावर 4 प्लस एप्सिलॉन सिग्मा A 3T की पावर 4, इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब इसको करेंगे सॉल्व और हमारा जो है आंसर हमको मिल जाएगा। तो देखिए ये और ये सब कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या, 2T0 की पावर 4 बराबर 2T की पावर 4 प्लस 3T की पावर 4, इस तरीके से आ गया बच्चों। तो हमारे पास आया 2T0 की पावर 4 बराबर, ठीक है, ये देखिए आ गया हमारे पास 2 की पावर 4 आ जाएगा हमारा 16T की पावर 4 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 81T की पावर 4। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 96T की पावर 4, ठीक है, नहीं 96 नहीं, ये आएगा 97T की पावर 4 आ गया हमारे पास और ये आ गया 2T0 की पावर 4, ये इस तरीके से आ गया। तो T0 की पावर 4 आ रहा है 97 डिवाइडेड बाई 2 और T की पावर 4, तो T0 आ गया बच्चों हमारे पास, T0 आया 97 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/4 और T, ये इसका बच्चों हो गया आंसर। हमारे पास ऑप्शन हमको 4 दे रखे हैं, इनमें से हमारा देखिए 97/2 किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो बच्चों ये होगा इसका आंसर। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें हल्की सी टेक्निक थी वो आपने देख ली, मैंने आपको डिटेल में समझा दी और इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। तो चलिए बच्चों इसके बाद जो है हम करते हैं और क्वेश्चन, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन अगला क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये, इफ द टेम्परेचर ऑफ सन वेयर इंक्रीज फ्रॉम T to 2T एंड द रेडियस from R2 to R, then how many times radiant energy is received on Earth increase from before। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास क्या है, सन है और इसका जो रेडियस R है इसको बढ़ा करके 2R कर देते हैं और टेम्परेचर T है इसको कर देते हैं 2T। तो हमसे पूछा है कि कितने टाइम्स हमारी जो एनर्जी रिसीव हो रही है ये बढ़ जाएगी, ऑप्शन हमको दे रखे हैं ये। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सपोज करते हैं हमारी जो है P1 हम जो है रिसीव कर रहे थे पावर, और वो है हमारा सिग्मा A T की पावर 4, इस तरीके से है। तो बच्चों हमारा A होगा पाई R स्क्वायर T की पावर 4, इस तरीके से हो गया P1। बाद में हमने इसको बढ़ा दिया तो एनर्जी हो गई हमारी P2 पावर, और ये आ गया हमारे पास पाई 2R स्क्वायर और 2T की पावर 4, इस तरीके से बच्चों। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया सिग्मा पाई 4R स्क्वायर और ये आ गया 2 की पावर 4 T की पावर 4। बच्चों देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया सिग्मा पाई R स्क्वायर T की पावर 4 और इधर आ जाएगा हमारा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे 16 16 चक्कू 64, ये आ जाएगा।
बच्चों इसको देखिए, ये हमारा P1 है, ठीक है। तो P2 आ गया बच्चों हमारे पास 64 P1, यानी कि हमारा जो है 64 टाइम्स जो है प्रीवियसली ये बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये आंसर होगा इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चों कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। इसमें सिर्फ जो है हमको निकालना था कि जो हम यदि हम रेडियस और टेम्परेचर डबल कर देते हैं तो हमारा जो रेडियंट पावर एनर्जी है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, तो वो हमारा 64 टाइम्स बढ़ रहा है। बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और वो आज के वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम 327 डिग्री सेंटीग्रेड टू 927 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियली एनर्जी रेडिएंट इज 2 किलो जूल, देन व्हाट इज द फाइनली एनर्जी रेडिएंट। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। तो देखिए हमारे पास क्या है, जो सपोज करिए पावर हमारा जो इनिशियली निकल रहा है इसको हम P1 ले लेते हैं, और वो बच्चों है हमारे पास क्या है, सिग्मा ए टी की पावर 4। बच्चों इनिशियली हमारा टेम्परेचर है वो है हमारा 327 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये कितना है 327 प्लस 273, और ये हमारा हो जा रहा है बच्चों 600 डिग्री के। ठीक है, टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन में रखेंगे, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। तो हम बच्चों यहाँ पे रखते हैं। तो ये देखिए हमारा P कितना है, वो है 2 किलो जूल। ठीक है, 2 किलो जूल ये आ गया सिग्मा ए, और ये आ रहा है 600 की पावर 4, इस तरीके से आ गया। सेकेंड केस में इसका जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो देखिए हमारी पावर कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो बच्चों उस केस में टेम्परेचर हम जब इंक्रीज करते हैं तो हमारा टेम्परेचर देखिए क्या है, वो है हमारा 970 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हो जाएगा हमारा 927 प्लस 273, और इस तरीके से आ रहा है हमारा 1200 के है बच्चों, इसको हम यहाँ रख देंगे। तो P2 आ गया हमारे पास सिग्मा ए 1200 की पावर 4। ठीक है, ये आ गया हमारा पहली इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गया हमारा सेकेंड। तो बच्चों हम सेकेंड को पहले से डिवाइड कर देते हैं। तो P2/2 इज इक्वल टू सिग्मा ए 1200 की पावर 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा ए 600 की पावर 4, इस तरीके से बच्चों आ रहा है। तो देखिए सिग्मा ए कट गया, P2 आया वो बच्चों आया 1200 डिवाइडेड बाई 600 की पावर 4, इस तरीके से आ गया। तो बच्चों जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे देखिए आ गया हमारा कट के 2, तो आ गया 2 इंटू 2 की पावर 4, ये आ गया P2। तो P2 की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 32 किलो जूल, ये होगा बच्चों आंसर। और इधर इसमें से जो आंसर हमारा मिल रहा है वो ए वाला मिल रहा है, तो ये होगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा जो है आज का वीडियो था हमारा, वो था हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के ऊपर। मैंने आपको लॉ बहुत अच्छी तरीके से समझाया और उसके कुछ क्वेश्चन कराए। बच्चों इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। इस चैप्टर को आप जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि इसमें से आपको जो है क्वेश्चन पेपर में मिलेगा जरूर। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।